हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंजक्शंस के रूल्स। मैंने रूल नंबर 9 तक आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। अब रूल नंबर 10 से देखेंगे। तो इसमें आता है क्या, नो सूनर के साथ मैंने आपको बताया था कि देन लगता है, हार्डली के साथ व्हेन एंड स्कार्सली के साथ ऑल्सो व्हेन लगता है। ठीक है, यही है। ठीक है, कोरिलेटिव्स में जोड़ा सही होना चाहिए। जैसे ये कोरिलेटिव्स है, कोरिलेटिव्स कौन है, जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, जैसे नो सूनर देन। ठीक है, तो इन दोनों का जो जोड़ा है वो सही होना चाहिए। जैसे हम किसी एग्जाम्पल में मान लीजिए नो सूनर के साथ व्हेन लगा दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको हमको करेक्ट करके क्या करना होगा, नो सूनर देन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नो सूनर एंड हार्डली स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, देखिए मतलब कहने का मतलब ना, अगर जैसे नो सूनर या हार्डली स्कार्सली किसी भी सेंटेंस के साथ लग जाए तो वो जो सेंटेंस है नो सूनर हार्डली स्कार्सली के बाद जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह वर्क करेगा, है ना। सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे नो सूनर, अब यहाँ इसको मत देखिए, मान लीजिए नो सूनर को अगर हम छुपा दें, नहीं है तो ये हो गया ना, डिड ही सी मी व्हेन, क्या हो गया, रॉन्ग है, इसकी जगह देन होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। और देन कभी भी आप ये THEN वाला देन ना लगाएं। ठीक है, कौन सा देन लगाएंगे, THAN वाला देन। ठीक है, जैसे देखिए डिड ही सी मी देन ही रैन अवे, है ना। तो डिड ही सी मी हो गया तो ये कैसा हो गया, इंट्रोरोगेटिव हो गया ना। तो वही नो सूनर हार्डली स्कार्सली ये सब के साथ क्या लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है इनके जस्ट बाद लगता है, नो सूनर के जस्ट बाद या फिर हार्डली के जस्ट बाद लगता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, नो सूनर हैड द थिफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। अब इसमें देखिए देन, ये क्या है, एरर हो गया, क्योंकि THEN वाला देन नहीं होता। कौन सा देन होता है, THAN वाला। ठीक है, तो जगह नो सूनर हैड द थिफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। ठीक है, अब देखिए ये याद रखिएगा, नोट जैसे मैंने जहाँ भी लिखा उसको अभी नोट डाउन करिए, क्योंकि ये रूल्स क्या होता है एग्जाम में आता है और हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे देखिए, इन कोरिलेटिव्स का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। मतलब जो नो सूनर देन है, हार्डली स्कार्सली व्हेन है, इनका जो यूज होता है केवल पास्ट टेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार। ठीक है, मतलब जितने भी पास्ट टेंस होंगे उनमें ही सिर्फ इनका यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, तो इसमें हम यूज कर रहे हैं लेस्ट और शुड का। इसका मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेस्ट शुड का यूज। लेस्ट के साथ ऑलवेज किसका यूज होता है, शुड का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, एक तरह से ना ये अनटिल अनलेस जैसा वर्क करता है ना, कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मतलब तेज दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। अब देखिए रूल नंबर 12 है अनलेस अनटिल एंड टिल। यहाँ टिल में सिंगल एल होगा ना, देखिए यहाँ जो टिल है, टिल क्या हो जाएगा, अनटिल में सिंगल एल होगा। गलती से मैंने वहां लिख दिया था, मैंने कट किया लेकिन PDF में दिख नहीं रहा है, तो अनटिल होगा। ठीक है, अनटिल तथा अनलेस, तो इनका यूज क्यों होता है, समय का सूचक है। अनटिल और अनलेस जो है वो दोनों समय के सूचक है, लेकिन जो अनटिल होता है वो एग्जैक्ट टाइम का सूचक होता है, और अनलेस क्या होता है, शर्त है ना, जब तक तुम ये नहीं करोगे। जैसे अनटिल द लाइट टर्न रेड नो वन विल स्टॉप, मतलब जब तक लाइट जो है वो रेड नहीं होगा कोई भी नहीं रुकेगा। तो अनटिल क्या बता रहा है, समय, इस टाइम तक, और अनलेस मतलब जब तक तुम ये काम नहीं करोगे। ठीक है, शर्त बताता है अनलेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मतलब टिल जो है एक समय का वो बताएगा कि इतने से इतने टाइम तक अनटिल, और अनलेस क्या बताता है, शर्त, कि बोलते हैं ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना। वही कि अगर तुम अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, समय नहीं बता रहा है इसमें, और अनटिल में क्या बताता है, समय बताता है। देखिए टिल से क्या होता है, टिल से हम वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं कभी भी। किसी भी सेंटेंस में आप ये देखिएगा कि स्टार्टिंग जो है वो टिल से नहीं हो रहा है। जैसे हमने यहाँ अनटिल या फिर अनलेस का यूज हम वाक्य की शुरुआत में कर सकते हैं, बट टिल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनटिल एंड अनलेस के साथ नॉट का भी प्रयोग नहीं होता। अब कैसे नहीं होता मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। ठीक है, देखिए अनटिल के साथ नहीं होगा, लेकिन इसके मतलब इसके एक और सेंटेंस जो इसके साथ जुड़ा रहेगा उसमें हम यूज कर सकते हैं नॉट का, लेकिन अनलेस वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमको क्या करना है, नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट देखिए कि अनटिल अनलेस के साथ विल वुड एंड सेल का भी प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अनलेस द गवर्नमेंट विल
नॉट टेक एक्शन, करप्शन विल नॉट स्टॉप। देखिए इसमें भी वही है कि जिस दो सेंटेंस जुड़े हुए ना, करप्शन यहाँ से अलग हो जा रहा है मान लीजिए सेंटेंस सेमीकोलन से, कि करप्शन विल नॉट स्टॉप, तो जिस सेंटेंस में अनलेस लगा है उसमें हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाकी वाले सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, सेम नॉट की तरह कि नॉट हमने किसमें, जिसमें अनलेस लगा उसमें हम नॉट का यूज़ नहीं। अब नॉट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो अनलेस और अनटिल है ना वो खुद के साथ ही एक नेगेटिव सेंस रखता है कि हाँ इस टाइम तक नहीं होगा देन ये होगा, इस तरह से, ठीक है, इसलिए हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। और विल का भी यूज़ नहीं करते हैं किसमें, जिसमें अनलेस अनटिल या फिर टिल का यूज़ हो, उसके बाद वाले सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन जिस सेंटेंस में अनटिल या फिर अनलेस लगा हो उसमें हम विल का यूज़ नहीं करते हैं और नॉट का भी यूज़ नहीं करते। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, ठीक है। अब देखिए दो कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ तब किया जाता है जब हमें किसी बात पर जोर देना हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, ठीक है। दो इसमें दो हमने वर्ड कर लिया, दो कंजक्शंस है ना, या फिर प्रेपोजिशन कह लीजिए, ठीक है, या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, तो हमने दो यूज़ कर लिया, अनलेस एंड अनटिल, दोनों का मतलब तो लगभग एक ही है। तो कब हमने किया, जब हम उस वाक्य पर जोर देना चाह रहे हो, किस पे, कि जैसे अगर तुम वर्क हार्ड मतलब मेहनत से काम नहीं करोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है, हम इसमें जोर देना चाह रहे हैं, इसलिए हम दो कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ तब करते हैं उस सेंटेंस में। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 13। अब देखिए रूल नंबर 13 क्या कह रहा है कि डाउट आ जाए किसी भी सेंटेंस में, डाउट से यूज़ हो। देखिए कोई भी सेंटेंस में अगर डाउट वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ वीदर का यूज होता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस का और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या डाउट अगर आए तो उसके बाद दैट का यूज होता है। जैसे एग्जांपल से देखिए, ही डाउट्स दैट सी विल हेल्प हिम, ठीक है, उसको शक हो रहा है कि वो उसकी सहायता करेगी, ठीक है, तो ही डाउट्स इफ या फिर वीदर सी विल हेल्प हिम, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने इसमें क्या यूज किया, इफ या विदर का, ठीक है, दैट नहीं लगेगा, ठीक है। दैट कब लगेगा, तो दैट देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज हो तब हम दैट का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, एक एक रूल को आप अच्छे से पढ़ें और हो सके तो नोट डाउन करें, इससे आप लोगों को अगर हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट बैठता है। अब नेक्स्ट देखिए द सेम, ठीक है, रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, द सेम, तो द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या फिर एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद दैट का यूज तब होगा जब वर्ब क्या हो, उसके बाद का जो वर्ब हो वो स्पष्ट हो, तभी हम दैट का यूज करेंगे, नहीं तो हम एज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, मतलब जो उसको चाहिए था, तो यहाँ वर्ब क्लियर है, ठीक है, दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, इसके बाद वर्ब क्लियर है। अब नेक्स्ट में देखिए कि ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, है ना, जिससे वो मार्केट में मिला था, तो देखिए यहाँ पर भी वर्ब क्लियर है, किसके बाद, द सेम के बाद, द सेम वाले सेंटेंस के बाद इसमें है ना दैट मेट मी, तो मेट मी क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, तो इसके बाद क्या है, वर्ब क्लियर है। वैसे देखिए अब ये वाले एज लगेगा, दिस इज द सेम बुक एज माइन, मतलब ये वही बुक है जो मेरे जैसा है, इसके बाद क्या है, वर्ब क्लियर नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, एज का यूज़ किया। अगर सेंटेंस के बाद वर्ब क्लियर हो तो हम दैट का यूज़ करेंगे, और अगर क्लियर ना हो तो एज का यूज़ करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 16 क्या कह रहा है कि एज या फिर सो एज का यूज़ हम क्यों करते हैं, तुलना करने के लिए, इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिग्रीज में, ठीक है, कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू, मतलब वो जितना तुम इंटेलिजेंट हो उतना वो भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंजक्शंस क्लियर हुए होंगे, मैंने कंजक्शन, प्रपोजिशन या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी 8 पार्ट थे मैंने पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।